हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज बहुत दिन के बाद मैं वापस लौटा हूँ। मुंह में छाले थे जिसकी वजह से पढ़ाने बोलने में दिक्कत थी। बहरहाल अब सब ठीक हो चुका है। अब आज हम अपना एक टॉपिक लेकर के आए हैं, वाक्य शुद्धि। और इसी टॉपिक को आज पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नियम भी हैं, ट्रिक भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप लोग एकदम इत्मीनान से बैठ करके पढ़ते रहिए और सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहिए। और नोट्स बनाकर इसका रिवीजन भी आपको करना है। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। और वाक्य शुद्धि में सबसे पहला बिंदु हमको ये देखना है, क्रिया की अशुद्धि। भाई, यहाँ पर बहुत सारी अशुद्धियाँ हमको देखने को मिलेंगी, है ना। क्रिया की अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी, संज्ञा सर्वनाम की अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी, है ना। ऐसे बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलेंगी देखने को। तो सबसे पहले हम क्रिया की अशुद्धि को पढ़ेंगे। और क्रिया की अशुद्धि में हम सबसे पहला जो सबसे कॉमन बिंदु है वो ये याद कर लें कि क्रिया का निर्धारण हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के पुल्लिंग होने पर क्रिया पुल्लिंग होगी, कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर क्रिया स्त्रीलिंग होगी, है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि जो क्रिया है वो हमेशा कर्ता के अनुसार ही रहेगी। जैसा जैसा कर्ता चलेगा, मतलब कर्ता जैसा रहेगा, क्रिया भी वैसी ही रहेगी, है ना। कर्ता पुल्लिंग रहेगा तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग रहेगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, है ना। इसका मतलब कर्ता जिस तरह से रंग बदलेगा, क्रिया भी उसी तरह से अपना रंग दिखाएगी, उसी तरह से अपने रंग को बदलेगी। अब इसमें क्रिया से संबंधी अशुद्धि में हमको नियम देखना है। नियम नंबर 1, ये तो बहुत मुख्य पॉइंट था, है ना, कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है ना। और नियम नंबर 1 में हमको देखना क्या है, यहाँ पर कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं, है ना, कुछ शर्तें हैं जिनको मानना पड़ेगा और उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हमारा वाक्य शुद्ध होगा। इसमें कहा है, यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता आए, उनमें से कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग हों, कुछ बहुवचन तथा कुछ एक वचन हों, तो क्रिया का निर्धारण अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर किया करते हैं। देखे दोस्तों, कुल मिला जुला करके कहा कि हमारे पास अगर एक वाक्य है, उस वाक्य में कई कर्ता हैं, उसमें से कुछ पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है ना। कुछ एक वचन में है, कोई कुछ बहुवचन में है। तो भाई, किसके अनुसार हमारी क्रिया चलेगी? पुल्लिंग के अनुसार चलेगी कि स्त्रीलिंग के अनुसार चलेगी, एक वचन के अनुसार चलेगी कि बहुवचन के अनुसार चलेगी, किसके अनुसार चलेगी? तो इसमें साफ साफ कह दिया है कि क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार चलेगी। क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर चलेगी। अब देखिए, यहाँ पर नीचे उदाहरण दिया गया है। एक बकरी, 2 गायें और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या है कि एक बकरी है जो स्त्रीलिंग है, 2 गाय हैं जो कि आपका स्त्रीलिंग है, तथा बहुत से बैल, बैल क्या है? पुल्लिंग है। बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा अंतिम कर्ता कौन सा है? बैल है। और बैल की संख्या कितनी है? बहुत से, यानी बहुवचन में हमको देखने को मिल रहा है। बैल क्या है? पुल्लिंग है ना। और ये बहुवचन भी है ना। ये क्या है? बहुवचन भी है, बहुवचन भी है। अब यहाँ पर बहुवचन लिखना थोड़ा सा कठिन है। यहाँ बहुवचन भी है, अर्थात हमारी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में रहेगी। तो यहाँ पर चरते हैं में आपका यहाँ पर देखो बिंदी लगा है, बहुवचन है, इसी वजह से यहाँ पर बिंदी लगाया गया है ना। और अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हमारी क्रिया का निर्धारण हो गया। अब आगे एक उदाहरण और है, इसी तरह से ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, कहा है,
एक बकरी दो गाय, अच्छा वही उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर आपका है के लिपास यहाँ बिंदी नहीं लगा है। तो जब बिंदी नहीं लगा है तो इसका मतलब बता रहा है ये बहुवचन को नहीं दर्शा रहे हैं, है ना। बहुवचन को दर्शाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर बैल अंतिम करता है और ये आपका क्या है, बहुत से बैल की बात हुई है, तो बहुवचन को दर्शा रहा है और पुल्लिंग को दर्शा रहा है, तो क्रिया हमारा बहुवचन और पुल्लिंग के अनुसार होगी, है ना। अब यहाँ पर ये उदाहरण आपका एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां गाती हैं। तो देखो अंतिम कर्ता के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। अनेक लड़कियां, लड़कियां बहुवचन है और लड़कियां स्त्रीलिंग है, यानी बहुवचन स्त्रीलिंग, है ना। अर्थात कर्ता क्रिया हमारी क्या रहेगी, बहुवचन रहेगा और क्या रहेगा, स्त्रीलिंग में रहेगा, है ना। गाती स्त्रीलिंग है, हैं यहाँ पे ऐ की बिंदी है और यहाँ बिंदी है, यहाँ पे ऐ की मात्रा है और यहाँ पर बिंदी है। गाती हैं, तो ये आपका स्त्री बहुवचन और स्त्रीलिंग को दिखा रहा है। गाती बता रहा है स्त्रीलिंग और हा पर जो ऐ की मात्रा देकर बिंदी लगाया गया वो दिखा रहा है बहुवचन को। तो स्त्रीलिंग बहुवचन है, हमारा अंतिम कर्ता भी स्त्रीलिंग बहुवचन का था, है ना। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में देखिए कह रहा है, यदि एक ही वाक्य में एक ही लिंग आदि एक ही वचन के अनेक कर्ता हूँ। देखिए एक वाक्य है उसमें एक ही लिंग के सभी कर्ता है, एक ही वचन में सभी कर्ता है और अंतिम कर्ता के पहले अव्यय और आया हो, अव्यय का रूप और आया हो, अंतिम कर्ता के पहले क्या आया हो, और आया हो, तो क्रिया उसी लिंग और उसी लिंग और बहुवचन में रहेगी। यानी जो और के बाद जो कर्ता आएगा ना उसके लिंग के अनुसार रहेगी, लेकिन बहुवचन में रहेगी, है ना। उसके लिंग के अनुसार रहेगी और किस में रहेगी, बहुवचन में रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और के बाद अगर कोई कर्ता आया है तो क्रिया इसी और के बाद जो कर्ता आया है इसके लिंग के अनुसार रहेगी और बहुवचन में रहेगी, क्योंकि इसके आगे भी और लोग रहेंगे ना, तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे उषा, पूर्णिमा और आशा स्कूल जाती हैं, है ना। उषा है, पूर्णिमा है और देखो ये अव्यय पद आ गया, इसके बाद आशा आ गया। आशा स्त्रीलिंग है लेकिन आशा एक वचन है ना, तो हमको ये आशा के लिंग के अनुसार चलना है और देखना है उषा, पूर्णिमा, आशा 3 लोग हैं तो बहुवचन हो गया। यानी अंतिम वाले कर्ता का लिंग हमको देखना पड़ेगा और सभी कर्ता को देखना पड़ेगा कि वो बहुवचन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो आशा के लिंग के अनुसार ये स्त्रीलिंग की क्रिया रहेगी और बहुवचन की रहेगी। तो इसीलिए जाति इंडिकेट कर रहा है स्त्रीलिंग को और हा पर ऐ की बिंदी, सॉरी हा पर ऐ की मात्रा और आपका ये बिंदी दर्शा रहा है बहुवचन को। जाति हैं रहेगा, है ना। अगर बिंदी नहीं रहेगा तो आपका अशुद्ध हो जाएगा, जैसे दूसरा वाला है। अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में क्या कहा है, यदि वाक्य में 2 भिन्न लिंग वाले कर्ता द्वंद्व समास की तरह प्रयोग हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। अब देखो अगर द्वंद्व समास में जैसे माता पिता लिखा जाता है ना, माता पिता, है ना, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, है ना। फिर ऐसे लव कुश, लव कुश, है ना, राम सीता, राधा कृष्ण, राम सीता, ऐसा लिखा जाता है ना द्वंद्व समास में। अगर इस हिसाब किताब में आपका कर्ता है, वही कह रहा है, यदि वाक्य में 2 भिन्न लिंग वाले कर्ता द्वंद्व समास की तरह प्रयोग हों। अच्छा, भिन्न लिंग वाले कर्ता जैसे राम सीता, राधा कृष्ण, माता पिता,
है ना, चाचा चाची, ये भिन्न लिंग वाले हो गए कर्ता, और वो आपके द्वंद्व समास वाले हो गए। और इसमें हो तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी, है ना। तो भाई वहां पर क्रिया हमारी पुल्लिंग और बहुवचन रहेगी। देखिए जैसे राम है फिर सीता है ना। तो अब यहाँ पर हमारी क्रिया कैसी रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और बहुवचन में रहेगी। देखो यहाँ पर सीता भी है, लेकिन सीता के ये मत सोचना सीता है तो हो सकता है स्त्रीलिंग हम लगा दें, नहीं, है ना। एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, तो क्रिया क्या रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और बहुवचन रहेगी, है ना। जैसे माता पिता बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर क्रिया हमारी कैसी है, पुल्लिंग है और बहुवचन में है ना। माता माता पिता बैठे हैं, बिंदी नहीं लगाओगे यहाँ पर, हा हा पर है की मात्रा है, बिंदी नहीं लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नर नारी गए, है ना, नर नारी गए, यहाँ पर आपका ये आपका शुद्ध हो गया, नर नारी गए। नर नारी गया गलत हो जाएगा। राजा रानी आए, सही है आपका, राजा रानी आया, ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुवचन का प्रयोग करना है ना, बहुवचन का प्रयोग और पुल्लिंग भी देखना है। अब नियम नंबर 4 को देखेंगे। नियम नंबर 4 में क्या कहा है, नियम नंबर 4 में कहा है यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता एक वचन में हो, भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता रहें और दोनों एक वचन में रहें, तथा उनके बीच कोई विभक्त चिन्ह ना हो, जैसे द्वंद्व समास वाला चिन्ह आपको देखने को मिलता था, विभक्त चिन्ह ना हो, है ना, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो भी क्या रहेगी, क्रिया पुल्लिंग रहेगी और बहुवचन में भी रहेगी। अब जैसे यहाँ पर देख लो कहा है बकरी और बाघ एक घाट पानी पीते हैं, है ना। यहाँ पर बकरी है, यहाँ पर क्या है, बकरी है, सॉरी दोस्तों बड़ी समस्या है, बकरी है बाघ है एक घाट पानी पीते हैं। अब यहाँ पर ऊपर कहा गया है ना, कहा गया है कि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता एक वचन में हो, बकरी है बाघ है, भिन्न भिन्न लिंग के, बकरी स्त्रीलिंग है बाघ पुल्लिंग है, भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता, और लेकिन दोनों क्या है, एक वचन में, बकरी भी एक वचन का है, बाघ भी आपका क्या है, एक वचन का है ना। तथा उनके बीच कोई विभक्त चिन्ह ना हो, देखो इनके बीच कोई विभक्त चिन्ह है नहीं, है ना। जब इनके बीच कोई विभक्त चिन्ह ना हो तो क्रिया पुल्लिंग रहेगी और बहुवचन रहेगी। अब ये जो क्रिया इसमें प्रयोग होंगे वो पुल्लिंग रहेगी और बहुवचन रहेगी, है ना। ये मत सोचना बकरी के अनुसार स्त्रीलिंग भी बन सकता है, नहीं, पुल्लिंग रहेगा और बहुवचन रहेगा। तो पीते हैं बहुवचन में हैं रहेगा, यानी बिंदी भी रहेगी, हा पर ऐ की मात्रा देकर बिंदी भी रहेगी। बकरी और बाघ एक घाट पानी पीते हैं, अब बिंदी नहीं लगाओगे तो ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो दूसरा वाला उदाहरण, राधा राधा एवं कृष्ण नाचते हैं, है ना, राधा और कृष्ण, अच्छा यहाँ पर रास रास रचाते हैं, राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। यहाँ पर एक जगह बिंदी है एक जगह बिंदी नहीं है, बहुवचन है तो बिंदी वाला मान्य होगा, है ना। तो आपका पहला वाला आपका ये वाला सही है, पहला वाला। और नियम नंबर 5 है ना, ये अपना 5वां नियम है। 5वें नियम में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखो, कहा है यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच या अथवा, है ना, व अव्यय रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार रहेगी। मतलब वाक्य में अगर कर्ता या अथवा व इनके द्वारा पृथक किया गया है ना, तो वहां पर अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया चलेगी, है ना, अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया चलेगी। जैसे यहाँ पर देख लो, हरि का एक कंबल एवं 5 दरियां बिकेंगी, तो यहाँ पर हरि का एक कंबल या 5 दरियां, देखो यहाँ पर कहा था ना बीच कर्ताओं के बीच
या अथवा वह अव्यय हो। तो यहाँ पर या आपको अव्यय देखने को मिल रहा है, या अव्यय देखने को मिल रहा है। और इधर एक कर्ता है कंबल, इधर एक कर्ता है दरियां। तो अंतिम कौन है? कहा है ना अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार। तो अंतिम है 5 दरियां, और 5 बता रहा है बहुवचन। और दरी क्या होता है? दरी आपका स्त्रीलिंग होता है। दरी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो बहुवचन स्त्रीलिंग में क्रिया रहेगी। अब देखिए बिकेंगी, ये क्या है? बिकेंगी। बिकेंगी यहाँ पर का पर बिंदी दे रहा है, वो आपको बहुवचन को दर्शा रहा है। और गी कह लास्ट में गा पर बड़ी की मात्रा लगाया है गी, उससे पता चल रहा है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये बिकेंगी क्या है? आपका बहुवचन स्त्रीलिंग में क्रिया है। और ये बहुवचन स्त्रीलिंग में इसीलिए है क्योंकि अंतिम कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग का है ना। और वैसे ही दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण कह रहा है मोहन का बैल या सोहन की गायें बिकेंगी, है ना। यही तो बोला है भाई, इसको हटाओ ना। देखो यहाँ पर हरि का एक कंबल या 5 दरियां बिकेगा। बिकेगा नहीं भाई, बिकेगा क्यों होगा? क्योंकि अंतिम कर्ता हमारा पुल्लिंग थोड़े है ना, कि बिकेगा रखेंगे। यहाँ पर दूसरा वाला उदाहरण देखो, मोहन का बैल या सोहन की गायें। अब देखो अंतिम कर्ता कौन है? सोहन की गाय, यही है ना। तो गाय, सोहन की गाय, सोहन को मत देखो, सोहन की गाय, है ना। गाय क्या है? अंतिम कर्ता है। और गाय क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है ना। स्त्रीलिंग होती है। सोहन की गाय, अच्छा गाय नहीं है, गाय, गा या पर एक ही मात्रा गाय, इसका मतलब ये बहुवचन है। स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसलिए इसका कर्ता भी क्या रहेगा? स्त्रीलिंग बहुवचन का रहेगा, है ना। बिकेंगी ये आपका शुद्ध होगा, बिकेंगी। ये जो बिकेंगी यही आपका क्या होगा? शुद्ध होगा, है ना। तो 5 नियम हो गए आपके क्रिया से संबंधित जो थे, है ना दोस्तों। क्रिया से संबंधित जो 5 नियम थे वो हो गए आपके ये वाक्य शुद्धि में। और 5 नियम हो गए हैं, और इन 5 नियमों को आप तैयार करो। इन 5 नियमों को तैयार करने में तो खुद ही बहुत टाइम लगेगा, है ना। और इसको रटना नहीं है, इसको नोट्स बनाना है, बार बार इसका रिवीजन करते रहना है ताकि ये हमको भूले ना। और एक ही दिन में बहुत सारा पढ़ा देना हमको उचित नहीं लगता है। इतना पढ़ लिए हो बहुत है ना। बस इतने को नोट करो, रिवीजन करो, है ना। आने वाले दिन में हम आपको फिर ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे, है ना। कंटिन्यू तो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू वीडियो पढ़ भी नहीं पा रही है, लेकिन हाँ मेरा प्रयास तो जारी है। और सिलेबस ख़त्म भी होने वाला है ना। पूरा हिंदी मैं पढ़ा दिया हूँ, पूरा मैथ मैं पढ़ा दिया हूँ। हिंदी और मैथ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं नोट्स बना करके, है ना। और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। बिना गाइडेंस के पढ़ेंगे तो बस पढ़ते ही रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। गाइडेंस भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में गाइड करता रहता हूँ। और कभी कभी ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ ताकि उससे आप कुछ सीख सकें, गाइड मिल सके आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले दिन आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।